कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 हाइड्रोकार्बन। इसमें हम 3 अंक के प्रश्नों पर अब डिस्कशन करते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो प्रश्न है प्रति मार्कोनिकॉफ नियम, या इसी को बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव, या इसी को बोलते हैं खरास प्रभाव क्या है। तो परीक्षा में ये तीनों नाम से किसी भी एक नाम से आ सकता है, इसे उदाहरण सहित समझाना है। तो चलिए, यदि कार्बनिक पराक्साइड जैसे बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन या कह सकते हैं एल्काइन पर असममित अभिकर्मक का योग कराया जाता है तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। इसे अभिक्रिया को प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, या पराक्साइड प्रभाव कहते हैं, या खरास प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जैसे हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से यहाँ पर है, तो माने प्रोपीन है। अब इस प्रोपीन में यदि हम ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें योग अभिक्रिया होती है, मतलब ये जुड़ता है जा कर के। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो H है, ये H, तो यहाँ पर ये इधर जुड़ जाता है और साथ में यहाँ पर जो है क्या जुड़ जाएगा Br, और ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा सिंगल। तो इस तरह से ये किसकी उपस्थिति में होता है, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो इस तरह से इसमें एक ही हैलोजन या हैलाइड प्राप्त होता है, जबकि मार्कोनिकॉफ में 2 हैलाइड प्राप्त होते हैं, उसका अलग से देखेंगे। तो यहाँ पर यही है कि ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न है एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन में विभेद कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो एथेन है वो एल्केन ही कहला गया, एथिलीन है वो एल्कीन ही कहला गया, एसिटिलीन है वो एल्काइन कहला गया। तो ये इस तरह के 3 समूह होते हैं, इनका हम अंतर कैसे करेंगे, विभेद कैसे करेंगे। तो यदि हम बेयर अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो एल्केन क्रिया नहीं करते हैं, एल्कीन जो होते हैं वो रंगहीन हो जाते हैं, और ये भी कैसा होता है, रंगहीन हो जाता है। फिर यदि हम इसका ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराएं तो इससे कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये रंगहीन हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। फिर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और इसमें सिल्वर एसिटेलाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन तीनों की सहायता से हम जो है एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन में विभेद कर सकते हैं। तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा, क्या कैसा है, केवल आप ये भर याद कर लेंगे, बस थोड़ा थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे तो तीनों में अंतर पता हो सकता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये है सेट-जेफ नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो यदि एल्किल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलाइड का विलोपन किया जाता है तो यह भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है तथा एल्कीन प्राप्त होता है। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन का विलोपन उस कार्बन से होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, इसकी बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड में क्या होगा, इसका विलोपन होगा, जो यहाँ पर हैलाइड का होता है वो वहाँ पर क्या होता है, विलोपन। तो ये विलोपन 2 तरीके से हो सकता है, माने भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है। तो जब भिन्न भिन्न तरीके से होता है तो 2 तरह के उत्पाद बन जाते हैं और उसमें एल्कीन ही प्राप्त होता है। तो चलिए कैसे प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ से ये Br हटा तो यहाँ देख लीजिए, ये पूरा कुछ हम यहाँ पर लिख दिए, इतनी संरचना है आपको देखना है यहाँ। तो यहाँ पर से ये हटा, और हटने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया इसमें। जब हटेगा तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का भी विलोपन हो जाता है। तो यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH हो गया। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी देख रहे हैं कि इसमें ये CH2 था, CH3 था, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ से भी हट गया। तो इस तरह से 2 उत्पाद बनते हैं, माने यहाँ पर जो Br का विस्थापन है या विलोपन है 2 तरीके से होता है। ये यहाँ बीच में भी जुड़ सकते हैं और यहाँ अंत में भी जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे क्या कहते हैं, सेट-जेफ का नियम है। तो फिर से देख लेते हैं, एल्किल हैलाइड में से, जैसी एल्किल हैलाइड है तो इसको पढ़ लिए,
हैलाइड का विलोपन मतलब इसका विलोपन Br या Cl या कुछ भी जुड़ा भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। भिन्न भिन्न प्रकार मतलब इस प्रकार से भी हो सकता है, इस प्रकार से होता है, और उससे एल्कीन प्राप्त होता है। तो देख लीजिए यहाँ ब्यूट 2 प्राप्त हो रहा है, इसमें ब्यूट 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2 भिन्न तरीके हो गए। फिर वहाँ पर यह है कि हाइड्रोजन का विलोपन उस कार्बन से होता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो जनरली जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पर उसका क्या हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का यहाँ विलोपन हो गया, और यहाँ भी देख लेते हैं यहाँ भी विलोपन हो जाता है। मुख्य उत्पाद में तो नहीं, ये हट गया। तो इस तरह से ये सेट-जेफ का नियम होता है। अगला प्रश्न है पैराफिन्स, ओलिफिन्स एवं एसिटिलीन की निम्न बिंदुओं पर तुलना कीजिए। तो यहाँ पर है IUPAC नाम, सामान्य सूत्र, क्रियाशीलता, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको अंतर देखना है। IUPAC नाम हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, क्रियाशीलता हो गई, ब्रोमीन जल से अभिक्रिया हो गई। पैराफिन्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ओलिफिन्स को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और एसिटिलीन को क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। ये इनका IUPAC नाम है, और ये जो साधारण नाम या प्रचलित नाम है वो है। अब इसके बाद यहाँ एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब यहाँ पर क्रियाशीलता की बात करें तो पैराफिन्स कम क्रियाशील होते हैं, थोड़ा अधिक क्रियाशील होते हैं, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके बाद ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करें तो ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, और ये रंगहीन हो जाता है, ये भी रंगहीन हो जाता है। तो इन बिंदुओं के आधार पर इस तरह से तीनों में अंतर है। चलिए अब मार्कोनिकॉफ का नियम समझते हैं। तो ये है क्वेश्चन, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो जब असममित एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो, असममित अभिकर्मक का योग होता है तो सामान्यतः युग्म बंध पर जुड़ने वाले आक्रमणकारी समूह का ऋणात्मक भाग द्विआबंध से जुड़े उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है, तथा धनात्मक भाग कम प्रतिस्थापित वाले कार्बन परमाणु से जुड़ता है। तो इसको समझते हैं। अभी देखिए प्रति मार्कोनी काफ में हम क्या किए थे, प्रति मार्कोनी काफ में हम हैलाइड को लेके चलते हैं, एल्किल हैलाइड, और इससे क्या बनता था, एल्कीन बनता था। और यहाँ पर जो मार्कोनिकॉफ का नियम है तो हम एल्कीन लेके चलते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, हैलाइड बनता है। चलिए मैं दोबारा से इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर समझिए प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम है ये, चलिए अभी इसी को देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये एक असममित एल्कीन है, और इसमें यदि अभिकर्मक का योग होता है तो जो इसका ऋणात्मक भाग है, इसमें ऋणात्मक भाग क्लोरीन है और धनात्मक भाग हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन का योग उस कार्बन से होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें H है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन न्यूनतम है, इसलिए क्लोरीन का योग इससे हो जाता है। और फिर बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो योग होता है वो जो अधिक ये इसके साथ हो जाएगा, जिससे ये प्रतिस्थापित हो रहा है उसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ गया है, इसमें क्या जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है। अब ये दूसरा भी है कि क्लोरीन अंतिम में भी जुड़ सकता है, माने Cl यहाँ से भी हाइड्रोजन को भी स्थापित करता है, लेकिन ये उत्पाद कैसा होता है, अल्प होता है, कम होता है। तो यही क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम होता है। तो सीधे सीधे जब हम एल्कीन से, या इसी को बोलते हैं असममित हाइड्रोकार्बन से, किसी अभिकर्मक का योग कराते हैं तो जो ऋणात्मक वाला भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, न्यूनतम होती है। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है, इसे ही मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या किसी अन्य परमाणु या मूलक को इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एल्केन में हैलोजनीकरण होता है, नाइट्रीकरण होता है, सल्फोनीकरण होता है। तो ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। तो उसकी आंतरिक संरचना में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन अणु क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है।
तो जैसे इसमें हैलोजनीकरण का एक उदाहरण दे देते हैं। यहाँ पर एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में कराने पर एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्लोरीन द्वारा होता है। तो इससे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोएल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये मेथेन है और यहाँ पर ये क्लोरीन है और ये सूर्य के प्रकाश में इसकी अभिक्रिया हो रही है। तो ये हुआ मोनोक्लोरोएथेन, ये है मोनोक्लोरोएथेन। तो इस तरह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के क्या जुड़ गया, क्लोरीन। अब फिर से यदि इसी की क्रिया क्लोरीन से लगातार होती जाए तो फिर से एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 थे हाइड्रोजन, यहाँ 3 हो गए। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, 2। अब जब 2 हाइड्रोजन हो गए तो क्लोरीन कितने हो गए, 2। तो इसको डाइक्लोरोमेथेन बोलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डाइक्लोरोमेथेन बन गया। अब फिर से यदि इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया होती जाती है तो अब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, अब ये हाइड्रोजन 1 हो गया, और यहाँ पर क्लोरीन 2 थे, अब ये क्लोरीन कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरह से प्रतिस्थापन होते जा रहा है हाइड्रोजन का, क्लोरीन इसमें जुड़ते जा रहा है। तो इसको जो है ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, या क्लोरोफॉर्म भी बोला जाता है, लेकिन इस तरह से है। इसके बाद यदि इसकी फिर से भी क्लोरीन से क्रिया कराई जाए तो ये भी हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर ये बन जाता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पर एक क्लोरीन और जुड़ गया। ये 3 थे तो अब ये क्लोरीन कितने हो गए, 4 हो गए, और हाइड्रोजन घट के हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये टेट्रा क्लोरोएथेन, इस तरह से यहाँ पर CClO4 बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसकी आंतरिक संरचना में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी मूलक जो है लगातार दूसरे अणु से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। और इस तरह का आप उदाहरण दे सकते हैं, सरल है। यदि आप HCl नहीं लिखना चाहते तो ज़रूरी नहीं है, इसमें से HCl हटा दीजिए, है ना, कि 2 हैं ये बनते हैं, तो आपको और कन्फ्यूजन ना होगा। आप सीधे ये हटा करके ये लिख सकते हैं कि ये एक हाइड्रोजन कम किए, एक क्लोरीन जोड़ दिए, फिर इसमें हाइड्रोजन कम किए, 2 क्लोरीन जोड़ दिए, फिर इसमें हाइड्रोजन कम कर दिए, 1 क्लोरीन बढ़ा दिए, फिर इसमें हाइड्रोजन कम कर दिए, 1 क्लोरीन। तो जब तक पूरे हाइड्रोजन नहीं हटेंगे तब तक यह हैलोजनीकरण की प्रक्रिया होती रहती है। अब चलिए अगला प्रश्न है, एसिटिलीन से नाइट्रोबेंजीन आप किस प्रकार प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब C2H2 ये एसिटिलीन होता है, और इसको हम रक्त तप्त आयरन नली में 873 केल्विन पर बहुलीकरण करते हैं, चक्रीय बहुलीकरण होता है, तब क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो सबसे पहले चक्रीय बहुलीकरण से क्या बनता है, एसिटिलीन के चक्रीय बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। अब ये हम सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 का हम नाइट्रीकरण कर देते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रो समूह इसमें जुड़ जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। इस तरह से नाइट्रोबेंजीन को बनाते हैं एसिटिलीन की सहायता से। तो केवल ये रासायनिक समीकरण है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ये एसिटिलीन की रक्त एफी नली में 873 केल्विन पर चक्रीय बहुलीकरण कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है, और बेंजीन को सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 333 केल्विन पर गर्म करते हैं तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस तरह से इसके शब्द बना सकते हैं अभिक्रिया की। अब अगला प्रश्न है, कोल्बे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया को समीकरण सही समझाइए। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण कहला गया, यदि यहाँ के लिख देंगे तो क्या कहलाएगा, पोटेशियम लवण कहला गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, जल की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये एनोड पर हमको एल्केन मिल जाता है। जैसे ये CH3 है तो ये CH3 2 बार हो जाएगा, मतलब इसका 2 गुना कर देंगे तो C2H6 बन जाता है। इस तरह से बाकी ये तो बाय प्रोडक्ट हैं, NaHCO2 और H2 बनेंगे, इस तरह से यहाँ पर होता है। लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, वैद्युत अपघटन होता है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है तो इसमें ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है जल के अंदर, और वैद्युत अपघटन होने से यहाँ पर क्या बनता है, एल्केन बनता है। यहाँ कोई भी एल्केन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर यदि मैं C2H5 ले लूँगा तो वो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 अंक के प्रश्न या इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम 4 अंकों के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।